नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों हैं, और हमारे अंदर ये गुस्सा, ये प्यार, ये जलन, ये भावनाएं आखिर आती कहाँ से हैं? हजारों सालों से हमने इन सवालों के जवाब धर्म, पौराणिक कथाओं और दार्शनिकों की कोई सारी किताबों में खोजे हैं। हमें बताया गया कि हमें एक विशेष उद्देश्य के लिए एक ईश्वर की छवि में बनाया गया है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इन सभी सवालों का जवाब एक ऐसे विचार में छिपा है जो इन सब से कहीं ज्यादा सरल, कहीं ज्यादा शक्तिशाली और शायद कहीं ज्यादा खतरनाक भी है। ये विचार हमें एक अंग्रेज प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन ने दिया था, और इसे हम विकासवाद या एवोल्यूशन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। यह एक ऐसा विचार है जिसने इंसान के बारे में हमारी पूरी समझ को, हमारे समाज, हमारी नैतिकता और हमारे जीवन के अर्थ के बारे में हमारी पूरी सोच को जड़ से हिलाकर रख दिया है। यह हमें सिखाता है कि हम कोई विशेष रचना नहीं, बल्कि लाखों सालों के एक लंबे, अंधे और बिना किसी उद्देश्य के चले आ रहे सफर का एक नतीजा है। यह हमें हमारे अपने अंदर छिपे उस जानवर से मिलवाता है जिसे हम सभ्यता के पर्दे के पीछे छिपाने की कोशिश करते हैं। आज हम सिर्फ डार्विन के विज्ञान की बात नहीं करेंगे। हम उस विज्ञान के पीछे छिपे दर्शन की, उसकी फिलॉसफी की गहराई में उतरेंगे। क्या आप तैयार हैं उस खतरनाक और क्रांतिकारी विचार का सामना करने के लिए जो हमें बताता है कि हम असल में कौन हैं? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1। जब इंसान दुनिया का केंद्र था, डार्विन से पहले की दुनिया। अपनी इस यात्रा को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले उस दुनिया को समझना होगा जिसमें चार्ल्स डार्विन का जन्म भी नहीं हुआ था। यह एक ऐसी दुनिया थी जो आज की दुनिया से बहुत अलग थी, कम से कम सोच के मामले में। यह एक ऐसी दुनिया थी जिसमें हर चीज का एक स्थान, एक उद्देश्य और एक बनाने वाला था। हजारों सालों से, चाहे वो पश्चिम का ईसाई यहूदी दर्शन हो या पूरब का हिंदू इस्लामिक दर्शन, लगभग सभी संस्कृतियां इस एक बात पर सहमत थीं कि इस दुनिया को, और खासकर इस पर मौजूद जीवन को, एक बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली शक्ति ने, जिसे हम ईश्वर, अल्लाह या ब्रह्म कहते हैं, एक खास उद्देश्य के लिए बनाया है। यह एक बहुत ही आरामदायक और संतोषजनक विचार था। यह हमें बताता था कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले या संयोग से नहीं हैं। हमारे अस्तित्व का एक मतलब है। इस विचार के केंद्र में था इंसान। हमें यह सिखाया गया था कि इंसान इस सृष्टि की सबसे उत्तम रचना है। हमें ईश्वर ने अपनी ही छवि में बनाया है। हमारे पास एक आत्मा है, हमारे पास तर्क करने की क्षमता है, और हमारे पास सही और गलत के बीच फर्क करने की नैतिक समझ है। ये सब चीजें हमें जानवरों से अलग और उनसे श्रेष्ठ बनाती हैं। जानवर तो बस अपनी सहज प्रवृत्तियों के अनुसार जीते हैं, लेकिन हम इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं और एक ऊंचा, एक नैतिक जीवन जी सकते हैं। दुनिया के बाकी सारे जीव जंतु और वृक्ष पौधे हमारी सेवा के लिए ही बनाए गए थे। इंसान इस दुनिया के नाटक का हीरो था, और बाकी सारी सृष्टि उसके लिए सजाया गया एक मंच थी। इस दुनिया में हर चीज की एक निश्चित प्रकृति या सार था। एक घोड़े का सार था एक घोड़ा होना, एक गुलाब का सार था एक गुलाब होना, और एक इंसान का सार था एक इंसान होना। ये सार कभी नहीं बदलते थे। एक घोड़ा हमेशा एक घोड़ा ही रहेगा, वो कभी कुछ और नहीं बन सकता। प्रजातियां स्थिर थीं, शाश्वत थीं। उन्हें ईश्वर ने जैसा बनाया था वे हमेशा वैसी ही रहेंगी। अगर आपको जमीन के नीचे किसी ऐसे जानवर का कंकाल मिलता जो आज मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब बस यह था कि ईश्वर ने उसे बनाया था और फिर किसी कारण से उसे नष्ट कर दिया, शायद किसी आपदा में। लेकिन यह कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक प्रजाति धीरे धीरे बदलकर किसी दूसरी प्रजाति में बदल सकती है। यह तो ईश्वर की रचना में एक कमी निकालने जैसा होता। यह विचार, जिसे विशेष रचना का सिद्धांत कहा जाता है, हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता था। हमारी नैतिकता ईश्वर के आदेशों पर आधारित थी। हमारे समाज की संरचना, जैसे राजा और प्रजा, अमीर और गरीब, को भी ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया जाता था। जीवन का उद्देश्य था ईश्वर की इच्छा का पालन करना, ताकि हमें मृत्यु के बाद मोक्ष या स्वर्ग मिल सके। यह एक बहुत ही व्यवस्थित, अनुमान लगाने योग्य और अर्थपूर्ण दुनिया थी। हर सवाल का एक जवाब था, और वो जवाब ईश्वर था। लेकिन इस खूबसूरत और स्थिर इमारत की नींव में कुछ दरारें होने लगी थीं। वैज्ञानिक और खोजकर्ता दुनिया के अलग अलग कोनों से ऐसे सबूत इकट्ठा कर रहे थे
जो इस पारंपरिक कहानी से मेल नहीं खाते थे। उन्हें अजीब अजीब जानवरों के कंकाल मिल रहे थे। उन्हें अलग अलग द्वीपों पर एक ही जैसे लेकिन कुछ कुछ अलग जीव मिल रहे थे। एक बेचैन करने वाला सवाल हवा में तैर रहा था। क्या जीवन की कहानी उतनी सरल है जितनी हम सोचते हैं? और फिर 19वीं सदी में चार्ल्स डार्विन नाम के एक व्यक्ति ने अपनी एक किताब से इस पूरी इमारत को ही गिरा दिया। वो किताब क्या थी और उसमें ऐसा कौन सा विस्फोटक विचार छिपा था? चैप्टर नंबर 2, प्रकृति का अंधा नियम। जब डार्विन ने ईश्वर को काम से निकाल दिया। चार्ल्स डार्विन कोई क्रांतिकारी या विद्रोही इंसान नहीं थे। वे एक शांत, शर्मीले और बहुत ही धैर्यवान प्रकृतिवादी थे, जिन्हें जीव जंतुओं और वृक्ष पौधों का अध्ययन करना बहुत पसंद था। अपनी जवानी में उन्होंने HMS बीगल नामक एक जहाज पर लगभग 5 साल तक पूरी दुनिया की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने हजारों तरह के जीवों, पौधों और जीवाश्मों के नमूने इकट्ठे किए और उन्होंने जो देखा उसने उन्हें धीरे धीरे उस पारंपरिक विशेष रचना के सिद्धांत पर शक करने पर मजबूर कर दिया। खासकर जब वे गैलापागोस द्वीप समूह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हर द्वीप पर फिंच नाम की चिड़िया की अपनी एक अलग प्रजाति थी, जिनकी चोंच का आकार उस द्वीप पर मिलने वाले भोजन के अनुसार कुछ कुछ अलग था। ऐसा लगता था मानो किसी एक ही चिड़िया को अलग अलग माहौल के अनुसार बदल दिया गया हो। इस पहेली पर डार्विन ने लगभग 20 सालों तक काम किया और अंततः 1859 में उन्होंने अपनी उस ऐतिहासिक किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को प्रकाशित किया, जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इस किताब में डार्विन ने एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत पेश किया, जिसे उन्होंने प्राकृतिक चयन द्वारा विकासवाद कहा। यह विचार इतना क्रांतिकारी था क्योंकि इसने जीवन के विकास को समझाने के लिए किसी भी दिव्य या अलौकिक शक्ति की जरूरत को ही खत्म कर दिया। इसने ईश्वर को, उस महान डिजाइनर को, पूरी तरह से इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया। तो यह प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है क्या? चलिए इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। जिराफ की गर्दन का उदाहरण। पारंपरिक सोच यह कहती कि ईश्वर ने जिराफ को लंबी गर्दन इसलिए दी ताकि वो ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खा सके, यानी इसके पीछे एक उद्देश्य था। डार्विन ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा, कल्पना कीजिए कि बहुत समय पहले जिराफों की गर्दनें अलग अलग लंबाई की हुआ करती थीं, ठीक वैसे ही जैसे इंसानों की लंबाई अलग अलग होती है। यह भिन्नता है जो प्रकृति में हमेशा मौजूद रहती है। अब मान लीजिए कि किसी समय जमीन पर घास फूस की कमी हो गई और भोजन सिर्फ ऊंचे वृक्षों पर ही उपलब्ध था। ऐसे में जिन जिराफों की गर्दनें संयोग से थोड़ी सी भी लंबी थीं, उन्हें दूसरों की तुलना में कुछ ज्यादा भोजन मिला। जिन्हें ज्यादा भोजन मिला वे ज्यादा स्वस्थ रहे और ज्यादा समय तक जीवित रहे, और क्योंकि वे ज्यादा समय तक जीवित रहे, उन्होंने ज्यादा बच्चे पैदा किए। यह अस्तित्व के लिए संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चे अपने माता पिता के गुणों को विरासत में पाते हैं। तो लंबी गर्दन वाले जिराफों के बच्चे भी लंबी गर्दन वाले पैदा हुए। दूसरी तरफ छोटी गर्दन वाले जिराफों को कम भोजन मिला, वे कमजोर हो गए और कम बच्चे पैदा कर पाए या मर गए। यह प्रक्रिया हजारों लाखों सालों तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। हर पीढ़ी में कुछ लंबी गर्दन वाले जिराफों को एक छोटा सा फायदा मिलता रहा और धीरे धीरे लाखों सालों के बाद हमारे सामने वो लंबी गर्दन वाला जिराफ आ गया जिसे हम आज देखते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी डिजाइनर की, किसी भी उद्देश्य की, किसी भी योजना की कोई जरूरत नहीं थी। यह एक पूरी तरह से अंधा, स्वचालित और बिना किसी दिशा के चलने वाला नियम था। कुछ जीव संयोग से अपने माहौल में कुछ बेहतर फिट हो जाते हैं, वे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और धीरे धीरे उनकी पूरी प्रजाति ही वैसी बन जाती है। यह डार्विन का खतरनाक विचार था। इसने जीवन के क्यों को एक कैसे से बदल दिया। इसने दिखाया कि जीवन की यह सारी जटिलता, यह सारी विविधता, जिसे हम एक बुद्धिमान डिजाइन का सबूत मानते थे, वो असल में प्रकृति के एक बहुत ही सरल, क्रूर और अंधे नियम का नतीजा हो सकती है। डार्विन ने हमें एक आईना दिखाया और उस आईने में हमें कोई देवदूत नहीं, बल्कि एक जानवर नजर आया, एक ऐसा जानवर जो उसी प्रक्रिया से बना है जिससे इस धरती का हर कीड़ा, हर मछली और हर बंदर बना है। ये एक बहुत विशाल और बहुत ही विनम्र कर देने वाला झटका था। इसने इंसान को दुनिया के केंद्र से हटाकर
उसे जीवन के विशाल वृक्ष की एक छोटी सी टहनी पर ला बिठाया। लेकिन अगर हम भी सिर्फ एक जानवर हैं, अगर हम भी उसी अंधी प्रक्रिया का नतीजा हैं, तो फिर हमारी इस इंसानियत का क्या मतलब है? हमारी चेतना, हमारा तर्क, हमारी नैतिकता, ये सब कहां से आया? इस सबसे विशाल और सबसे बेचैन कर देने वाले सवाल की पड़ताल हम करेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 3, आईने में एक बंदर, विकासवाद और मानव स्वभाव का सच। डार्विन का सिद्धांत सिर्फ जिराफों और फिंच चिड़ियों के बारे में नहीं था। डार्विन जानते थे, हालांकि उन्होंने अपनी पहली किताब में यह खुलकर नहीं कहा, कि उनका यह सिद्धांत सीधे सीधे हम पर यानी इंसानों पर भी लागू होता है। बाद में अपनी किताब द डिसेंट ऑफ मैन में उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि इंसान भी किसी विशेष रचना का परिणाम नहीं है, बल्कि वो भी वानर जैसे पूर्वजों से ही विकसित हुआ है। यह 19वीं सदी के समाज के लिए, जो खुद को ईश्वर की सबसे महान रचना मानता था, एक बहुत विशाल और अपमानजनक विचार था। आईने में अब उन्हें ईश्वर की छवि नहीं, बल्कि एक बंदर का चेहरा नजर आ रहा था। क्या मेरे परदादा एक बंदर थे? यह सवाल उस समय का सबसे बड़ा मजाक और सबसे बड़ा डर बन गया था। लेकिन यह डर सिर्फ एक सतही डर था। असली, गहरा दार्शनिक सवाल कुछ और ही था। अगर हमारा शरीर जानवरों से विकसित हुआ है, तो क्या हमारा मन, हमारी चेतना, हमारी इंसानियत भी उसी प्रक्रिया का नतीजा है? यह दर्शन के लिए एक बहुत विशाल चुनौती थी। हजारों सालों से दार्शनिकों ने यह माना था कि इंसान की एक निश्चित मानव प्रकृति या सार होता है। हमें जानवरों से अलग करने वाली चीज थी हमारी आत्मा, हमारी तर्क बुद्धि। लेकिन विकासवाद का सिद्धांत कहता है कि कोई भी निश्चित सार नहीं होता। प्रजातियां बदलती हैं, तो दिन मानव प्रकृति भी कोई पत्थर की लकीर नहीं है। यह भी समय के साथ बनी है और यह आगे भी बदल सकती है। हमारा दिमाग, हमारी सोचने की क्षमता, यह कोई दिव्य उपहार नहीं है। यह भी हमारे शरीर के अंगों की तरह ही प्राकृतिक चयन का एक उत्पाद है। यह एक ऐसा अंग है जो हमारे पूर्वजों को जीवित रहने और अपने वंश को आगे ले जाने में मदद करने के लिए विकसित हुआ। इस विचार से एक नए और बहुत ही प्रभावशाली क्षेत्र का जन्म हुआ, जिसे आज हम विकासवादी मनोविज्ञान कहते हैं। यह क्षेत्र यह समझने की कोशिश करता है कि हमारी आज की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां, हमारी भावनाएं, हमारे डर और हमारे सामाजिक व्यवहार हमारे लाखों साल पुराने विकासवादी इतिहास की देन कैसे हैं। यह कहता है कि हमारा दिमाग आज भी एक तरह से उस पाषाण युग में ही जी रहा है। हमारे दिमाग का सॉफ्टवेयर उन समस्याओं को हल करने के लिए डिजाइन हुआ था जिनका सामना हमारे शिकारी संग्राहक पूर्वज करते थे, न कि आज की इस आधुनिक तकनीकी दुनिया की समस्याओं को। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। हमें मीठी और वसायुक्त चीजें खाना क्यों इतना पसंद है? विकासवादी मनोविज्ञान कहता है कि हमारे पूर्वजों के लिए, जिनके जीवन में भोजन की हमेशा कमी रहती थी, ज्यादा से ज्यादा कैलोरी वाला भोजन खोजना और खाना जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी था। जिन लोगों को ऐसा भोजन पसंद था, वे ज्यादा ऊर्जा जमा कर पाते थे और मुश्किल समय में जीवित रह पाते थे। आज हमारे लिए भोजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारा वो पाषाण युगीन दिमाग अब भी उसी तरह से काम करता है और इसीलिए हमें जंक फूड इतना आकर्षक लगता है। हमारा डर भी इसी तरह से समझा जा सकता है। हमें सांपों, मकड़ियों और अंधेरे से एक स्वाभाविक डर क्यों लगता है, जबकि आज हमारे लिए सबसे प्रमुख खतरा कार एक्सीडेंट या बिजली का करंट है? क्योंकि हमारे लाखों साल के विकास के दौरान सांप और अंधेरे में छिपे शिकारी असली खतरे थे। जिन लोगों के अंदर इन चीजों के लिए एक स्वाभाविक डर था, वे ज्यादा सतर्क रहते थे और उनके जीवित रहने की संभावना अधिक जाती थी। ये डर आज भी हमारे डीएनए में अंकित है। ये सिद्धांत हमारे सामाजिक व्यवहार को भी एक नई रोशनी में दिखाता है। हम अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों के प्रति इतने पक्षपाती क्यों होते हैं? क्योंकि वे हमारे जीन को साझा करते हैं और विकासवादी नजरिए से अपने जीन्स को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना ही सबसे परम लक्ष्य है। परोपकार या दूसरों की मदद करने की भावना क्यों विकसित हुई? शायद इसलिए क्योंकि एक दूसरे की मदद करने वाले समूह के जीवित रहने की संभावना अकेले रहने वालों से ज्यादा थी। यह सब हमें बताता है कि हमारी कई गहरी भावनाएं और व्यवहार, जिन्हें हम अपनी संस्कृति या अपनी व्यक्तिगत पसंद का परिणाम मानते थे, उनकी जड़ें असल में हमारे गहरे जैविक इतिहास में हैं। हम एक खाली स्लेट की तरह पैदा नहीं होते,
हम एक बहुत ही पुराने और बहुत ही गहरे लिखे हुए इतिहास के साथ पैदा होते हैं। लेकिन अगर हमारी भावनाएं, हमारे डर और यहां तक कि हमारा प्यार भी सिर्फ हमारे जीन्स के खेल का नतीजा है, तो फिर हमारी नैतिकता का क्या? सही और गलत का फैसला कैसे होता है? क्या अच्छा और बुरा भी सिर्फ विकासवाद का एक उत्पाद है? चैप्टर नंबर 4, जब प्रकृति ने सिखाई नैतिकता, सही और गलत की विकासवादी जड़ें। डार्विन के सिद्धांत का शायद सबसे परेशान करने वाला और सबसे विवादास्पद दार्शनिक परिणाम नैतिकता के क्षेत्र में था। अगर हम सिर्फ एक जानवर हैं जो योग्यतम की उत्तरजीविता के क्रूर नियम से बने हैं, तो फिर हम में यह दया, करुणा, न्याय और आत्म बलिदान जैसी भावनाएं कहां से आईं? एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई सिर्फ अपने अस्तित्व और अपने वंश को आगे ले जाने के लिए लड़ रहा है, वहां किसी दूसरे के लिए अपनी जान देने जैसा नैतिक व्यवहार कैसे विकसित हो सकता है? यह एक बहुत अहम पहेली थी। हजारों सालों से हमें यह सिखाया गया था कि नैतिकता के नियम ईश्वर से आते हैं या फिर वे हमारी तर्क बुद्धि का एक शुद्ध उत्पाद हैं। लेकिन विकासवाद का सिद्धांत एक तीसरा और बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ विकल्प पेश करता है। वो कहता है कि हमारी नैतिकता की जड़ें भी हमारी जीव विज्ञान में ही हैं। लेकिन इससे पहले कि हम यह समझें कि नैतिकता कैसे विकसित हुई, हमें एक बहुत विशाल और बहुत ही खतरनाक गलती से बचना होगा। इस गलती को दार्शनिक डेविड ह्यूम के नाम पर इज़ोर्ड प्रॉब्लम कहा जाता है। ह्यूम ने कहा था कि आप किसी तथ्य से किसी नैतिक नियम को नहीं निकाल सकते। इसका मतलब है सिर्फ इसलिए कि प्रकृति में कुछ होता है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें भी वैसा ही करना चाहिए। उदाहरण के लिए, प्रकृति में शेर हिरण को मारता है, यह एक तथ्य है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि इंसानों के लिए भी एक दूसरे को मारना नैतिक रूप से सही है? बिल्कुल नहीं। प्रकृति में कमजोर अक्सर मार दिए जाते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हमें भी अपने समाज के कमजोर और बीमार लोगों को मरने के लिए छोड़ देना चाहिए? नहीं, यह समझना बहुत बहुत जरूरी है। विकासवाद हमें यह समझा सकता है कि हमारी नैतिक भावनाएं क्यों हैं, लेकिन वो हमें यह बता नहीं सकता कि हमें क्या करना चाहिए। इसी इज़ोर्ड की गलती का सबसे भयानक उदाहरण था सामाजिक डार्विनवाद का विचार। 19वीं सदी के कुछ विचारकों, जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर, ने डार्विन के योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत को सीधे सीधे इंसानी समाज पर लागू कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि जैसे प्रकृति में कमजोर खत्म हो जाते हैं और मजबूत आगे जाते हैं, वैसे ही समाज में भी होना चाहिए। अमीरों और शक्तिशाली लोगों की सफलता इस बात का सबूत है कि वे योग्य हैं, और गरीबों और कमजोरों की विफलता इस बात का सबूत है कि वे अयोग्य हैं। इसलिए हमें गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप करने जैसा होगा। इस खतरनाक विचार का इस्तेमाल उस समय के सबसे क्रूर पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद को सही ठहराने के लिए किया गया। यह डार्विन के सिद्धांत का एक बहुत ही भद्दा और गलत इस्तेमाल था, और डार्विन खुद भी इससे सहमत नहीं होते। तो अगर हम प्रकृति की नकल नहीं कर सकते, तो फिर विकासवाद हमें नैतिकता के बारे में क्या सिखाता है? आधुनिक विकासवादी जीव विज्ञानी यह नहीं कहते कि हमें क्या करना चाहिए। वे बस यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर यह चाहिए वाली भावना आई कहां से। वे पूछते हैं, नैतिकता की भावना विकसित ही क्यों हुई? इसके कई संभावित उत्तर हैं। एक है किन सिलेक्शन का सिद्धांत। यह कहता है कि हम स्वाभाविक रूप से अपने करीबी रिश्तेदारों की मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि वे हमारे जीन्स को साझा करते हैं। अपने रिश्तेदार की मदद करना अप्रत्यक्ष रूप से अपने ही जीन्स को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करना है। दूसरा और ज्यादा दिलचस्प सिद्धांत है पारस्परिक परोपकार का। यह मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा अगर तुम मेरी खुजाओ वाला सिद्धांत है। हमारे पूर्वजों के लिए जो छोटे छोटे समूहों में रहते थे, एक दूसरे के साथ सहयोग करना जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी था। एक ऐसा समूह जिसमें लोग एक दूसरे के साथ भोजन साझा करते थे, एक दूसरे को शिकारियों से बचाते थे, उस समूह के जीवित रहने की संभावना एक ऐसे समूह से कहीं ज्यादा थी जिसमें हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता था। इसलिए धीरे धीरे हमारे अंदर सहयोग, विश्वास, निष्पक्षता और धोखेबाजों को सजा देने जैसी सामाजिक भावनाएं विकसित हुईं। हमारी अंतरात्मा की आवाज, वो अपराध बोध जो हमें कुछ गलत करने पर महसूस होता है, वो शायद इसी विकासवादी विरासत का एक हिस्सा है।
जो हमें समूह के नियमों को तोड़ने से रोकती है। तो हमारी नैतिकता कोई दिव्य उपहार नहीं, बल्कि एक जैविक अनुकूलन है, जिसने हमें एक सामाजिक प्राणी के रूप में सफल होने में मदद की। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो कुछ भी प्राकृतिक है वो अच्छा भी है। चैप्टर नंबर 5, सबसे खतरनाक विचार, एक उद्देश्यहीन ब्रह्मांड का सच। डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत का एक और बहुत ही गहरा और शायद सबसे बेचैन कर देने वाला दार्शनिक परिणाम था ब्रह्मांड से उद्देश्य या प्रयोजन का समापन। हजारों सालों से इंसान यह मानता आया था कि इस दुनिया में हर चीज एक खास उद्देश्य के लिए बनाई गई है। चिड़िया के पंख उड़ने के लिए हैं, मछली के गलफड़े पानी में सांस लेने के लिए हैं, और इंसान की आंखें देखने के लिए हैं। और अगर कोई चीज एक उद्देश्य के लिए बनाई गई है तो जाहिर है उसका कोई बनाने वाला, कोई डिजाइनर भी होगा। यह डिजाइन का तर्क ईश्वर के अस्तित्व के लिए सबसे पुराना और सबसे शक्तिशाली तर्कों में से एक था। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण दिया था विलियम पेली ने अपनी घड़ी साज की उपमा में। उन्होंने कहा कि अगर आप एक मैदान में घूम रहे हैं और आपको एक पत्थर मिलता है तो आप सोच सकते हैं कि वो हमेशा से वहीं था। लेकिन अगर आपको एक घड़ी मिलती है तो आप तुरंत यह निष्कर्ष निकालेंगे कि इसे किसी ने बनाया है। क्यों? क्योंकि घड़ी के सभी पुर्जे, स्प्रिंग, गियर, सुइयां एक खास उद्देश्य यानी समय बताने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। ऐसा जटिल डिजाइन संयोग से नहीं बन सकता। पेली ने कहा कि उसी तरह जब हम एक इंसान की आंख जैसी जटिल चीज को देखते हैं तो हमें भी यह मानना होगा कि इसे किसी महान बुद्धिमान घड़ी साज यानी ईश्वर ने ही बनाया है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और सहज लगने वाला तर्क था, और डार्विन के सिद्धांत ने इसी तर्क की जरी पर सबसे विशाल प्रहार किया। जैसा कि हमने जिराफ के उदाहरण में देखा, प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया में कोई उद्देश्य, कोई योजना, कोई दूरदर्शिता नहीं होती। यह एक पूरी तरह से अंधा और स्वचालित प्रोसेस है। जिराफ की गर्दन लंबी इसलिए नहीं हुई ताकि वो ऊंचे वृक्ष की पत्तियां खा सके, बल्कि जिन जिराफों की गर्दनें संयोग से कुछ लंबी थीं, वे उस माहौल में बेहतर तरीके से जीवित रह पाए और उन्होंने ज्यादा बच्चे पैदा किए, और यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रही। डिजाइन या उद्देश्य सिर्फ एक भ्रम है, एक ऐसा नतीजा है जो हमें बाद में देखने पर उद्देश्यपूर्ण लगता है। यह ऐसा ही है जैसे हम कहें कि नदी की घाटी इसलिए बनी है ताकि नदी उसमें बह सके। नहीं, नदी के बहने से ही घाटी बनी है। डार्विन ने कारण और प्रभाव को पलट दिया। यह डार्विन का सबसे खतरनाक विचार था, जैसा कि दार्शनिक डैनियल डेनेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ जीव विज्ञान से ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे ब्रह्मांड से ही किसी भी तरह के अंतर्निहित उद्देश्य या मतलब को हटा देता है। अगर जीवन का विकास एक अंधी, बिना किसी दिशा की प्रक्रिया का नतीजा है, अगर ब्रह्मांड का कोई लक्ष्य नहीं है, तो फिर हम यहां क्यों हैं? हमारे जीवन का क्या मतलब है? क्या हम भी बस एक ब्रह्मांडीय संयोग का, एक केमिकल एक्सीडेंट का नतीजा है? यह एक बहुत ही डरावना और बेचैन करने वाला विचार है। इसने हमें एक ऐसे ब्रह्मांड में ला खड़ा किया है जो हमारे सपनों की और हमारे दुखों की कोई परवाह नहीं करता। ये वही सवाल है जिससे 20वीं सदी का अस्तित्ववाद दर्शन जूझता है। सार्त्र और कामू जैसे दार्शनिकों ने कहा कि हाँ, यह सच है, ब्रह्मांड का कोई अंतर्निहित अर्थ नहीं है, जीवन अपने आप में निरर्थक है। लेकिन उन्होंने कहा कि यह निराशा की बात नहीं है, यह तो परम स्वतंत्रता की घोषणा है। अगर कोई पहले से लिखा हुआ उद्देश्य नहीं है, अगर कोई ब्रह्मांडीय योजना नहीं है जिसका हमें पालन करना है, तो इसका मतलब है कि हम अपना उद्देश्य, अपना मतलब खुद बनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हम अपनी जिंदगी को जो भी अर्थ देना चाहें, दे सकते हैं। हमें अपनी पहचान किसी ईश्वर या किसी प्रकृति से नहीं मिलती। हम अपनी पहचान अपने चुनावों और अपने कर्मों से खुद बनाते हैं। तो विकासवाद का दर्शन हमें एक चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ यह हमसे वो आरामदायक सहारा छीन लेता है कि हम किसी महान योजना का हिस्सा हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह हमें एक बहुत अहम जिम्मेदारी और एक बहुत विशाल आजादी भी देता है। यह हमें कहता है, यह तुम्हारी जिंदगी है, इसका कोई पहले से तय मतलब नहीं है। अब तुम बताओ, तुम इसे क्या मतलब देना चाहते हो। यह हमें एक निष्क्रिय पात्र से एक सक्रिय लेखक बना देता है जो अपनी ही कहानी को लिख रहा है। लेकिन अगर ब्रह्मांड का कोई डिजाइनर नहीं है, तो फिर उस सबसे विशाल और सबसे पुराने विश्वास का क्या, जो ईश्वर में विश्वास है। चैप्टर नंबर 6, विज्ञान और आस्था का महासंग्राम।
क्या विकासवाद ईश्वर को नकारता है? डार्विन की किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के छपने के बाद जो सबसे विशाल और सबसे सार्वजनिक टकराव हुआ, वो विज्ञान और धर्म के बीच था। यह एक ऐसा महासंग्राम था जिसकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। कई धार्मिक लोगों के लिए विकासवाद का सिद्धांत सिर्फ एक वैज्ञानिक परिकल्पना नहीं था। ये उनके सबसे गहरे और सबसे पवित्र विश्वासों पर एक सीधा हमला था। यह ईश्वर के अस्तित्व पर ही एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा था। यह टकराव कई स्तरों पर था। सबसे पहला और सबसे सीधा टकराव था धार्मिक ग्रंथों की शाब्दिक व्याख्या के साथ। बाइबल, कुरान और कई पुराणों में सृष्टि की जो कहानी दी गई है, वो यह बताती है कि ईश्वर ने इस दुनिया को और इस पर मौजूद सभी जीवों को कुछ ही दिनों में उनके वर्तमान स्वरूप में बनाया। यह सृष्टिवाद का विचार है। विकासवाद का सिद्धांत इस कहानी के ठीक उल्टा है। वो कहता है कि जीवन का विकास करोड़ों अरबों सालों में एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है और जीवन का हर रूप एक साझा पूर्वज से आया है। तो अगर आप धार्मिक ग्रंथों को शब्दशः सत्य मानते हैं, तो आपके लिए विकासवाद को स्वीकार करना लगभग असंभव है। यह आज भी अमेरिका जैसे देशों में एक बहुत विशाल राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा है, जहां कुछ समूह स्कूलों में विकासवाद के सिद्धांत को सिखाए जाने का विरोध करते हैं। दूसरा और शायद ज्यादा गहरा दार्शनिक टकराव था दुख की समस्या को लेकर। जैसा कि हमने पहले देखा, विकासवाद की प्रक्रिया यानी प्राकृतिक चयन एक बहुत ही क्रूर और निर्मम प्रक्रिया है। यह अस्तित्व के लिए एक निरंतर संघर्ष पर आधारित है, जिसमें अरबों खरबों जीव पैदा होते हैं, दुख भोगते हैं और बेरहमी से मार दिए जाते हैं ताकि कुछ योग्य जीव आगे जा सकें। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बीमारियां, परजीवी, शिकार और भूखमरी एक अनिवार्य हिस्सा हैं। अब धार्मिक दृष्टिकोण से यह सवाल उठता है कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और परम दयालु ईश्वर जीवन को बनाने के लिए इतने क्रूर, इतने हिंसक और इतने व्यर्थ तरीके का चुनाव क्यों करेगा? वो सीधे सीधे बिना किसी दुख के जीवन को क्यों नहीं बना सकता था? यह ईश्वर की अच्छाई और प्राकृतिक बुराई के बीच एक बहुत अधिक अंतर्विरोध पैदा करता है। इन टकरावों के कारण कई लोगों ने यह मान लिया कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के दुश्मन हैं और आपको उनमें से किसी एक को चुनना होगा। रिचर्ड डॉकिंस जैसे नए नास्तिक विचारक इसी विचार का समर्थन करते हैं। डॉकिंस का कहना है कि डार्विन का सिद्धांत हमें एक बौद्धिक रूप से संतुष्ट नास्तिक बनना संभव बनाता है, क्योंकि यह उस आखिरी बड़े तर्क यानी डिजाइनर की जरूरत को भी खत्म कर देता है। उनके लिए विकासवाद ईश्वर के न होने का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। लेकिन क्या यही एकमात्र रास्ता है? बहुत सारे धार्मिक विचारक और वैज्ञानिक ऐसा नहीं मानते। उन्होंने विज्ञान और आस्था के बीच सामंजस्य बिठाने के तरीके खोजे हैं। इनमें से सबसे प्रमुख विचार है आस्तिक विकासवाद का। यह विचार कहता है कि विकासवाद का सिद्धांत ईश्वर के अस्तित्व को नकारता नहीं है, बल्कि वो यह बताता है कि ईश्वर ने कैसे काम किया। इस नजरिए से ईश्वर ने सृष्टि की शुरुआत में इस ब्रह्मांड को उन नियमों और प्रक्रियाओं के साथ बनाया जिनमें विकासवाद भी शामिल है, और फिर उसने इन नियमों को अपना काम करने दिया। विकासवाद ईश्वर का ही एक औजार है, उसका ही एक तरीका है जिससे उसने जीवन की इस सारी विविधता को और अंततः इंसान को बनाया। इस दृष्टिकोण में विज्ञान हमें कैसे का जवाब देता है और धर्म हमें क्यों का। आज दुनिया के ज्यादातर मुख्य धारा के ईसाई संप्रदाय जैसे कि कैथोलिक चर्च इसी विचार को मानते हैं। वे कहते हैं कि विकासवाद और आस्था के बीच कोई टकराव नहीं है। तो यह बहस आज भी जारी है। क्या विकासवाद ईश्वर के ताबूत में आखिरी कील है, या यह हमें ईश्वर के काम करने के तरीके की एक ज्यादा गहरी और ज्यादा अद्भुत समझ देता है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और यह काफी हद तक आपके अपने दार्शनिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। लेकिन यह बहस हमें दिखाती है कि एक वैज्ञानिक सिद्धांत के दार्शनिक परिणाम कितने गहरे और कितने दूरगामी हो सकते हैं। लेकिन यह सारी बहस एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की ओर ले जाती है। यह प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया किस पर काम करती है? एक व्यक्ति पर, एक समूह पर, या फिर किसी और बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली चीज पर? चैप्टर नंबर 7, हम यानी जिंदा रहने वाली मशीनें। स्वार्थी जीन का क्रांतिकारी विचार। अब तक हम विकासवाद की बात एक ऐसे प्रोसेस के रूप में करते आए हैं जो प्रजातियों या व्यक्तियों के स्तर पर काम करता है। हम कहते हैं कि योग्यतम व्यक्ति जीवित रहता है और अपने गुणों को आगे ले जाता है।
ये एक बहुत ही स्वाभाविक और सहज लगने वाला विचार है। लेकिन 1976 में एक ब्रिटिश जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी किताब द सेल्फिश जीन में एक ऐसा क्रांतिकारी और कुछ परेशान करने वाला विचार पेश किया जिसने विकासवाद को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। डॉकिंस ने कहा कि हम सब गलत स्तर पर देख रहे हैं। विकासवाद के इस महान नाटक का असली हीरो, असली मुख्य पात्र कोई प्रजाति या कोई व्यक्ति नहीं है, वो है जीन। ये विचार क्या कहता है? डॉकिंस कहते हैं कि प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया असल में जीन्स के स्तर पर काम करती है। जीन क्या है? ये डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है जो एक पीरही से दूसरी पीरही तक जानकारी को ले जाता है। डॉकिंस का तर्क है कि हम, यानी हमारे शरीर, चाहे वो एक इंसान का हो, एक जानवर का हो या एक पौधे का हो, हम सब सिर्फ जीवित रहने वाली मशीनें हैं, एक तरह के रोबोट वाहन हैं जिन्हें हमारे जीन्स ने सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए बनाया है, और वो है खुद की नकल बनाना और खुद को अगली पीरही तक पहुंचाना। असली खिलाड़ी जीन्स हैं, हम तो बस उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन हैं। डॉकिंस जब जीन्स को स्वार्थी कहते हैं तो उनका मतलब ये नहीं है कि जीन्स के अंदर कोई भावना या कोई चेतना होती है। ये सिर्फ एक रूपक है। स्वार्थी का मतलब है वो चीज जो सिर्फ अपने अस्तित्व को बनाए रखने और अपनी नकल बनाने के लिए काम करती है। एक सफल जीन वो है जो अपने सर्वाइवल मशीन, यानी अपने शरीर को इस तरह से प्रोग्राम करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा समय तक जीवित रह सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर सके, ताकि वो जीन अपनी और प्रतियां बना सके। अगर कोई जीन एक ऐसा शरीर बनाता है जो तेज दौड़ता है या बेहतर देख सकता है या बीमारियों से बेहतर लड़ सकता है, तो वो एक सफल जीन है। अगर कोई जीन एक ऐसा शरीर बनाता है जो कमजोर है, तो वो एक असफल जीन है और वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ये विचार हमें जीव विज्ञान की कई पहेलियों को एक नई रोशनी में देखने में मदद करता है। जैसे परोपकार का व्यवहार। एक मधुमक्खी अपने छत्ते की रक्षा के लिए डंक मारकर क्यों मर जाती है? एक व्यक्ति के स्तर पर यह एक आत्मघाती व्यवहार है, लेकिन स्वार्थी जीन के नजरिए से यह बिल्कुल तार्किक है। उस मधुमक्खी की बहनें, खासकर रानी मधुमक्खी, उसके बहुत सारे जीन्स को साझा करती हैं। तो अपनी जान देकर वो असल में अपने उन जीन्स की बहुत सारी प्रतियों को बचा रही होती है जो रानी मधुमक्खी में मौजूद हैं। उसका शरीर तो मर जाता है, लेकिन उसके जीन्स जीवित रहते हैं। इसी तरह माता पिता अपने बच्चों के लिए इतने त्याग क्यों करते हैं? क्योंकि उनके बच्चे उनके जीन्स के आधे हिस्से के वाहक होते हैं। अपने बच्चों की रक्षा करना अपने ही जीन्स की रक्षा करना है। यह विचार कुछ बेचैन करने वाला है। यह हमें हमारी अपनी पहचान के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम सच में स्वतंत्र हैं, या हम सिर्फ अपने स्वार्थी जीन्स के इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियां हैं? क्या हमारा प्यार, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारे डर, ये सब सिर्फ हमारे जीन्स के अपने अस्तित्व को बनाए रखने के तरीके हैं? डॉकिंस खुद कहते हैं कि हमें इस विचार से निराश नहीं होना चाहिए। हाँ, हम जैविक रूप से अपने जीन्स के वाहन के रूप में बने हैं, लेकिन हम इंसान शायद इस ग्रह पर एकमात्र ऐसे जीव हैं जो अपने बनाने वालों, यानी अपने स्वार्थी जीन्स के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। कैसे? अपनी चेतना और अपनी संस्कृति के माध्यम से। हम सीख सकते हैं, हम तर्क कर सकते हैं, और हम यह चुन सकते हैं कि हम सिर्फ अपने जैविक प्रोग्राम के अनुसार नहीं जिएंगे। हम निस्वार्थ हो सकते हैं। हम उन लोगों की भी मदद कर सकते हैं जो हमारे रिश्तेदार नहीं हैं। हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो सिर्फ योग्यतम की उत्तरजीविता के क्रूर नियम पर नहीं चलती। हमारी संस्कृति, हमारे विचार एक नए तरह के रेप्लिकेटर हैं जिन्हें डॉकिंस मीम कहते हैं, जो जीन्स के शासन को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन यह जानने के लिए कि हमें अपने जैविक प्रोग्राम से कितना लड़ना है, पहले हमें यह तो समझना होगा कि वो प्रोग्राम है क्या। हमारे अंदर का वो पाषाण युगीन सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। चैप्टर नंबर 8, हमारे अंदर का आदि मानव, हमारा रोजमर्रा का व्यवहार और विकासवाद। अब हम विकासवाद के दर्शन के उस हिस्से पर आते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सबसे सीधे तौर पर जुड़ा है। यह वो हिस्सा है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हम जैसा व्यवहार करते हैं वैसा क्यों करते हैं। हम बात कर रहे हैं विकासवादी मनोविज्ञान की। जैसा कि हमने पहले छुआ था, यह क्षेत्र इस विचार पर आधारित है कि हमारा दिमाग और हमारा व्यवहार भी उसी प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया का नतीजा है जिसने हमारे शरीर को बनाया है। हमारा दिमाग कोई खाली कंप्यूटर नहीं है जो पैदा होता है।
बल्कि उसमें पहले से ही बहुत सारे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं जो हमारे पूर्वजों को लाखों सालों तक जीवित रहने और वंश विकसित करने में मदद करते आए हैं। आज हम भले ही स्मार्टफोन की दुनिया में रहते हों, लेकिन हमारे दिमाग का हार्डवेयर अब भी अफ्रीका के सवाना के मैदानों के हिसाब से ही बना हुआ है। चलिए, हमारे कुछ सबसे गहरे और सबसे आम व्यवहारों को इस नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। पहला, रिश्ते और प्यार। हम अपने जीवन साथी में क्या खोजते हैं? विकासवादी मनोविज्ञान कहता है कि हमारे चुनाव अक्सर उन संकेतों पर आधारित होते हैं जो एक अच्छे जेनेटिक पार्टनर की ओर इशारा करते हैं। पुरुष औसतन उन महिलाओं की ओर आकर्षित होते हैं जो युवा और स्वस्थ दिखती हैं, क्योंकि यह संकेत देता है कि वे बच्चे पैदा करने में सक्षम हैं। महिलाएं औसतन उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी और संसाधन जुटाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि यह संकेत देता है कि वे उनके और उनके बच्चों की रक्षा और पालन पोषण कर पाएंगे। यह सुनने में बहुत ही ठंडा और गैर रोमांटिक लग सकता है, लेकिन यह सिद्धांत बताता है कि प्यार की भावना शायद एक ऐसा जैविक तंत्र है जो दो लोगों को कम से कम इतना समय एक साथ रखने के लिए विकसित हुआ है ताकि वे अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सकें। और इसी से जुड़ी है जलन या ईर्ष्या की भावना। जलन क्यों होती है? विकासवादी नजरिए से जलन एक तरह का अलार्म सिस्टम है जो हमारे रिप्रोडक्टिव हितों पर किसी खतरे का संकेत देता है। पुरुष अक्सर यौन बेवफाई को लेकर ज्यादा जलते हैं, क्योंकि इससे उन्हें यह अनिश्चितता होती है कि क्या वे सच में अपने साथी के बच्चों के पिता हैं। महिलाएं अक्सर भावनात्मक बेवफाई को लेकर ज्यादा जलती हैं, क्योंकि इससे उन्हें यह खतरा महसूस होता है कि उनका साथी अपने संसाधन और अपना समय किसी और महिला और उसके बच्चों पर खर्च कर सकता है, जिससे उनके अपने बच्चों का भविष्य खतरे में आ जाएगा। यह हमें बताता है कि जलन सिर्फ एक बचकानी भावना नहीं है, इसके पीछे गहरे विकासवादी कारण हो सकते हैं। यह सिद्धांत हमारे सामाजिक व्यवहार जैसे कि दोस्ती, दुश्मनी और हैसियत की खोज को भी समझाता है। हम हैसियत क्यों चाहते हैं? हम क्यों चाहते हैं कि हमारे पास बड़ी कार हो, बड़ा घर हो और समाज में हमारा नाम हो? क्योंकि हमारे विकासवादी अतीत में समूह के अंदर ऊंची हैसियत का मतलब था बेहतर भोजन, बेहतर साथी और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य तक पहुंच। हैसियत की यह दौर आज भी हमारे अंदर उतनी ही गहराई से मौजूद है। सोशल मीडिया पर लाइक्स की दौर इसी का एक आधुनिक रूप है। हम सब अनजाने में अपने उस आदि मानव समूह के अंदर अपनी हैसियत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब जानने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि हम अपने व्यवहार के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, कि हम बस अपने जैविक प्रोग्राम के गुलाम हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका ठीक उल्टा है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारे अंदर ये प्रवृत्तियां क्यों हैं, तो हम उन्हें बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। जब आपको यह पता होता है कि जंक फूड के लिए आपकी लालसा कहां से आ रही है, तो आप उसके खिलाफ एक सचेत रणनीति बना सकते हैं। जब आपको यह समझ आता है कि आपका गुस्सा या आपकी जलन एक आदिम प्रतिक्रिया का नतीजा है, तो आप एक गहरी सांस लेकर उस पर तर्क से हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। विकासवादी मनोविज्ञान हमें हमारे अंदर के आदि मानव से मिलवाता है। वो हमें यह नहीं कहता कि हमें उस आदि मानव की हर बात माननी चाहिए, बल्कि वो हमें उसे समझने की शक्ति देता है, ताकि हम ये चुन सकें कि हमें कब उसकी सुननी है और कब उसे चुप कराना है। लेकिन क्या यह विकासवाद का सफर यहीं खत्म हो गया है, या हम इंसान अब भी विकसित हो रहे हैं? चैप्टर नंबर 9, अगला कदम क्या है? इंसानियत का भविष्य और विकासवाद। अब तक हमने अपने विकासवादी अतीत की लंबी यात्रा की है। हमने देखा कि हम कहां से आए हैं और कैसे हम वो बने जो हम आज हैं। लेकिन अब इस कहानी के अंत में एक बहुत ही रोमांचक और कुछ डरावना सवाल उठता है। हम कहां जा रहे हैं? क्या इंसानों का विकास रुक गया है, या हम अब भी बदल रहे हैं? और अगर हम बदल रहे हैं, तो हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं? यह सवाल हमें विज्ञान और दर्शन के उस धुंधले और आकर्षक सीमांत पर ले जाता है जहां हकीकत और कल्पना एक दूसरे से मिलते हैं। जैविक स्तर पर देखें तो हाँ, इंसान अब भी बहुत धीमी गति से विकसित हो रहे हैं। प्राकृतिक चयन अब भी काम कर रहा है। उदाहरण के लिए, जिन समाजों में डेयरी फार्मिंग का लंबा इतिहास रहा है, वहां के लोगों में वयस्क होने पर भी दूध को पचाने की क्षमता विकसित हो गई है, जबकि दुनिया के कई और हिस्सों में ऐसा नहीं है। इसी तरह
कुछ आबादियों में बीमारियों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो रही है। लेकिन यह जैविक विकास अब बहुत ही धीमा है, क्योंकि हमने अपनी तकनीक से प्राकृतिक चयन के दबाव को बहुत हद तक कम कर दिया है। अब हमें शिकारियों से बचने के लिए तेज दौड़ने की जरूरत नहीं है, और दवाइयों ने हमें उन बीमारियों से बचा लिया है जो पहले लाखों लोगों को मार देती थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा विकास रुक गया है, बल्कि हमारा विकास अब एक नए और कहीं ज्यादा तेज स्तर पर पहुंच गया है, और वो है सांस्कृतिक विकास। रिचर्ड डॉकिंस के मीम के विचार को याद कीजिए। मीम यानी विचार, आदतें, तकनीकें, कहानियां, यह भी जीन्स की तरह ही अपनी नकल बनाते हैं और एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक फैलते हैं, लेकिन वे जीन्स से कहीं ज्यादा तेजी से फैलते हैं और बदलते हैं। आग का इस्तेमाल करना, खेती करना, लिखना और इंटरनेट का आविष्कार, ये सब सांस्कृतिक विकास के बहुत विशाल उदाहरण हैं। इन आविष्कारों ने हमारी जीवन शैली को और यहां तक कि हमारे सोचने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल दिया है, और यह सब कुछ जैविक विकास की तुलना में पलक झपकने जितनी तेजी से हुआ है। हम अब सिर्फ प्राकृतिक चयन से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चयन से भी आकार ले रहे हैं, और अब हम एक और उससे भी कहीं ज्यादा क्रांतिकारी मोड़ के मुहाने पर खड़े हैं। हम अब सिर्फ प्रकृति द्वारा चुने जाने वाले निष्क्रिय प्राणी नहीं रह गए हैं, हम अब खुद चुनने वाले बनने की क्षमता हासिल कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी की। पहली बार इतिहास में एक प्रजाति के पास अपने ही विकास की बागडोर अपने हाथों में लेने की शक्ति आ रही है। हम अपनी बीमारियों को जीन स्तर पर ठीक कर सकते हैं, हम अपनी क्षमताओं को अधिक सकते हैं, और शायद एक दिन हम अपनी उम्र को भी बहुत लंबा कर सकते हैं। हम अपने दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ने का सपना देख रहे हैं। हम साइबोर्ग बनने की राह पर हैं, जो जैविक और मशीन का एक मिश्रण होगा। ये संभावनाएं जितनी रोमांचक हैं, उतनी ही डरावनी भी हैं। ये बहुत सारे गहरे दार्शनिक और नैतिक सवाल खड़े करती हैं। अगर हम अपने बच्चों के जीन्स को डिजाइन करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं, तो हमें क्या चुनना चाहिए? क्या हमें सिर्फ बीमारियों को खत्म करना चाहिए, या हमें उन्हें ज्यादा बुद्धिमान या ज्यादा सुंदर बनाने की भी कोशिश करनी चाहिए? इससे क्या अमीर और गरीब के बीच एक नई जैविक खाई पैदा नहीं हो जाएगी? एक डिजाइनर बेबी और एक प्राकृतिक बच्चे के बीच क्या रिश्ता होगा? और अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाते हैं जो हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान हो, तो हमारा क्या होगा? क्या हम अपनी ही बनाई हुई रचना के गुलाम बन जाएंगे? ये अब सिर्फ साइंस फिक्शन की बातें नहीं हैं। ये वो सवाल हैं जिनका सामना हमारी पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को करना ही होगा। विकासवाद का दर्शन हमें यह याद दिलाता है कि हम एक यात्रा पर हैं, एक ऐसी यात्रा जो कभी खत्म नहीं होती। हम एक संक्रमणकालीन प्राणी हैं जो हमेशा कुछ और बनने की प्रक्रिया में है। हम अतीत और भविष्य के बीच एक पुल हैं, और यह तय करना हमारे ही हाथ में है कि वो भविष्य कैसा होगा। चैप्टर नंबर 10, डार्विन का आईना। हम कौन हैं? हम क्या बन सकते हैं? हम अपनी इस लंबी और गहरी यात्रा के अंत पर आ गए हैं। हमने डार्विन के उस क्रांतिकारी विचार से शुरू किया था, जिसने हमें हमारे विशेष सिंहासन से उतारकर जानवरों के साम्राज्य में खड़ा कर दिया था। और हमने भविष्य की उन संभावनाओं पर बात खत्म की है जहां हम खुद अपने विकास के देवता बनने की कगार पर खड़े हैं। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या है? विकासवाद का यह दर्शन हमें हमारे जीवन के बारे में अंतिम रूप से क्या सिखाता है? सबसे पहली और सबसे गहरी सीख है विनम्रता। विकासवाद का सिद्धांत हमें हमारी जड़ों की याद दिलाता है। यह हमें बताता है कि हम इस ग्रह पर मौजूद जीवन के विशाल और अद्भुत ताने बाने का सिर्फ एक हिस्सा हैं, उसके मालिक नहीं। हम उन कीड़ों, उन वृक्ष और उन जीवाणुओं से उतने ही जुड़े हुए हैं जितने हम सितारों से। यह हमें एक गहरा पारिस्थितिक विवेक देता है। यह हमें सिखाता है कि जब हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम असल में खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, क्योंकि हम उसी वृक्ष की एक टहनी को काट रहे होते हैं जिस पर हम खुद बैठे हैं। दूसरी सीख है आत्म जागरूकता। विकासवाद का दर्शन हमें एक शक्तिशाली आईना देता है, जिसमें हम अपने अंदर के आदिमानव को देख सकते हैं। यह हमें हमारी भावनाओं, हमारी इच्छाओं और हमारी गहरी प्रवृत्तियों के पीछे के विकासवादी कारणों को समझने में मदद करता है। और जैसा कि हमने देखा, यह समझ हमें उन प्रवृत्तियों का गुलाम बनने से बचाती है। यह हमें एक सचेत चुनाव करने की शक्ति देती है। हम अपनी जैविक विरासत को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी हर बात मानने की जरूरत नहीं है। हम अपने तर्क और अपनी करुणा का इस्तेमाल करके उससे ऊपर उठ सकते हैं।
हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। तीसरी सीख है अर्थ के निर्माण की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। विकासवाद ने हमें एक ऐसे ब्रह्मांड में छोड़ दिया है जिसका कोई अंतर्निहित उद्देश्य या मतलब नहीं है। यह पहली बार में डरावना लग सकता है, लेकिन यह एक बहुत बड़ा उपहार भी है। यह हमें अपना मतलब खुद बनाने की, अपनी कहानी खुद लिखने की पूरी आजादी देता है। हमें किसी दिव्य स्क्रिप्ट का पालन करने की जरूरत नहीं है। हमारा जीवन एक खाली कैनवास है और हमारे मूल्य, हमारे लक्ष्य और हमारा प्यार ही वो रंग हैं जिनसे हम इसे भरते हैं। यह हमें एक बहुत अहम जिम्मेदारी भी देता है, क्योंकि अगर हम अपने जीवन को अर्थ नहीं देंगे तो कोई और नहीं देगा। और अंत में विकासवाद की कहानी हमें बदलाव की सार्वभौमिकता और आशा की शक्ति की याद दिलाती है। जीवन कभी भी स्थिर नहीं रहा है। यह हमेशा बदलता रहा है, हमेशा नई चुनौतियों का सामना करता रहा है और हमेशा नए और ज्यादा जटिल रूपों में विकसित होता रहा है। यह एक अंतहीन संघर्ष और रचनात्मकता की कहानी है। यह हमें सिखाता है कि हमें भी बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि भले ही आज चीजें कितनी भी मुश्किल क्यों न लगें, हमेशा एक बेहतर भविष्य की संभावना मौजूद रहती है। हम एक ऐसी प्रजाति हैं जो समस्याओं को सुलझाने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए और सहयोग करने के लिए ही बनी है। विकासवाद का दर्शन अंततः जीवन की अदम्य शक्ति और भविष्य की अनंत संभावनाओं में एक गहरा विश्वास है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक विषय के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे विकासवाद का सिद्धांत सिर्फ एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं, बल्कि एक गहरा दर्शन है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों हैं और हम क्या बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे अपनी जैविक प्रवृत्तियों को समझें, कैसे अपनी नैतिकता की जड़ों को पहचानें, कैसे एक उद्देश्यहीन ब्रह्मांड में अपना अर्थ खुद बनाएं और कैसे भविष्य की चुनौतियों और संभावनाओं का सामना करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर अपनी और अपने समाज की कहानी को एक नई दिशा देने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।